हेलो नमस्कार, मैं सालिम कुरैशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ साइंस की अपनी इस क्लास में। तो हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था वो था रासायनिक अभिक्रिया एवं उसकी समीकरण थी। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने वो किए थे। तो आज हम जो करने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा, अम्ल, क्षारक, या फिर अगर मैं बोलूँ क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें जितने भी जो प्रीवियस है PYQ है वो आज हम करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा आपका, 2014 और 15 में क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि किसी विलेन की उदासीन प्रकृति, किसी विलेन की अगर प्रकृति उदासीन है, उदासीन प्रकृति का पीएच मान है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके 2014 और 15 में, 2014 और 15 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ विलेन की उदासीन प्रकृति के बारे में। अगर मैं बात करूँ अम्ल, क्षारक और लवण की, तो आपका एक तो अम्ल होता है, एक होता है आपका क्षार होता है और एक क्या होता है, लवण होता है। इसकी अगर मैं प्रकृति की बात करूँ तो प्रकृति क्या होती है, जो अम्ल पदार्थ होते हैं उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय। जो क्षारक होते हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारकीय, और जो आपके लवण होते हैं उनकी प्रकृति होती है उदासीन। और मैं अगर बात करूं पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल आपका एक क्या होता है, सूचक होता है। क्या होता है, सूचक होता है जो H+ आयन की सांद्रता को बतलाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, H+ आयन की सांद्रता को बतलाएगा। इसके जो भी हमारे पास पदार्थ रहता है तो उसके अंदर कितनी सांद्रताएं है, या इसके अंदर ये प्रबल अम्ल होगा या फिर अम्ल होगा या क्षारक होगा। ठीक है, तो मैंने कहा अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। क्षार की प्रकृति क्षारकीय, और लवण की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। और अम्ल की कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, पीएच स्केल की बात करूं तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल में आपके 14 अंक अंकित होते हैं। 14 अंक आपके क्या होते हैं, अंकित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें आपको क्लियर करवाऊंगा ये। ठीक है, मैं नॉर्मल सब बताता हूँ। 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक। इसमें एक बीच में होता है 7, बीच में कितना होता है, 7। ये जो आपका 7 होता है ये उदासीन होता है, यानी जो लवण होते हैं आपके उनका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो उदासीन प्रकृति की क्वेश्चन क्या है कि किसी विलेन की उदासीन प्रकृति का पीएच मान, तो उदासीन प्रकृति का पीएच मान कितना होता है आपका, 7। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो किसी विलेन की उदासीन प्रकृति का पीएच मान कितना होता है, 7। अब जैसे जैसे मैं 7 से कम की तरफ आता हूँ तो अम्लता का मान बढ़ता है, अम्लता का मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे मैं 7 से 14 की तरफ जाता हूँ तो क्षारकता का मान बढ़ेगा। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि 0 से लेके 7 के मध्य अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान होगा आपका क्या होगा, अम्ल। इन 7 से कम, सॉरी 7 से कम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 7 से अधिक और कहाँ तक, 14 तक, इसके मध्य अगर आपको कोई पीएच मान मिलता है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारकीय होगी। और आपका अगर 7 प्रॉपर मिले तो वो आपका कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। और वो पदार्थ कैसे होते हैं, आपके लवणीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, मैं बात करूं जैसे जल की, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का पीएच मान। अशुद्ध जल की बात कर रहा हूँ, जो शुद्ध जल होता है ना आपका, अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब हम प्रॉपर रूप से किसकी बात करेंगे, पीएच स्केल की बात करेंगे
और कुछ पदार्थों की बात करेंगे जिसमें किसका कितना पीएच मान होता है, और इम्पोर्टेंट पीएच मान बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और उनमें से कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपके बुक में एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं या एक दो ही ऐसे दिए हुए हैं जिसका पीएच मान दिया हुआ है, वो हम करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 और 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चिंटी के डंक से स्राव होने वाला अमल 14-22। चिंटी के डंक से स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा है। 2014 में आया हुआ है और 2022 में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 2022 में जो पूछा गया वो संतरे से रिलेटेड पूछा गया कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अब देखो मैं कुछ आपको प्राकृतिक स्रोत बताऊंगा, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। यहाँ पर उनका कुछ पीएच मान होगा और यहाँ पर उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है उसकी मैं बात करूंगा, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत की बात करूँ, इसमें से कुछ भी हमारा रक्त की बात कर लूंगा, एक दो चीज़ों उनकी बात करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं नॉर्मली से बात करता हूँ, अम्ल की बात करता हूँ पहले कि कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, आपके बुक में जो दिए हुए हैं वो उसकी बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं बात करूँगा नींबू की, सिरके की, जठर की, और इमली के अंदर, संतरे के अंदर, चिंटी के डंक में नेटल का डंक होता है उसके अंदर, और टमाटर, रक्त, इसके अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो मैं बात करूँ नींबू के अंदर, किसके अंदर, नींबू के अंदर। तो नींबू के अंदर जो पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मैं बात करूँ अगर संतरे की, या फिर पहले मैं लिख देता हूँ, संतरा, टमाटर, या आपका चिंटी का डंक, या फिर नेटल का डंक, ठीक है। और कौन सा रहेगा, इमली रहेगी आपकी, और सिरका रहेगा, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन से अम्ल आपके पाए जाते हैं, तो मैं उनकी बातें करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ आपके नींबू, नींबू के अंदर कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो संतरे के अंदर कौन सा पाया जाता है भाई, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टमाटर के अंदर पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल बोल दो या फिर ऑक्जेलिक अम्ल बोल दो, ठीक है। चिंटी के डंक और नेटल के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपका। और सिरके के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि चिंटी के डंक से स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा होगा, तो चिंटी के डंक में स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा होगा, मेथेनोइक अम्ल। 2022 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो संतरे के अंदर कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ऐसा ही शायद क्वेश्चन पूछा गया आपके सिरके के अंदर, मैं बताता हूँ कौन सा साल में पूछा गया क्वेश्चन। कौन से साल में पूछा गया भाई, हाँ 2023 में पूछा गया, ये पूछा गया 2023 में
कि सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। याद रह जाएगा, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल, संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी का डंक या नेटल का डंक तो उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और आपका जो सिरका उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया 2014 में, ये पूछा गया 2022 में, और ये आपका पूछा गया 2023 में क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं करूँ, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बताऊँ आपको। अभी हम बात कर रहे थे पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल। ठीक है, ये जो पीएच स्केल है वो दिया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन। ठीक है, और मेरा अगर आप देखोगे तो इसमें जो सेकंड चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें कंप्लीट ये चैप्टर करवाया गया है, और इस चैप्टर में मैंने कंप्लीट पीएच स्केल के बारे में समझाया किसका कितना पीएच मान होता है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ करवा देता हूँ। तो पीएच स्केल जो होता है वो किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। आपका जो पीएच स्केल है इसमें एक तो पी होता है, एक क्या होता है, एच। पी का मतलब होता है पुशांश, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। पी जो है वो है पुशांश, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। एच जो आपका है ये एच प्लस है, आयन, या फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, या फिर आपकी क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये आपका पीएच स्केल के बारे में हो गया, और मैं यहाँ से बता दूंगा किस साल में क्वेश्चन पूछा गया, फिर आगे मैं नहीं करूँगा उसके बारे में। ठीक है, तो पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पी आपका क्या है, पुशांश, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, और एच आपका क्या, एच प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास कोई भी दो विलेन है या फिर बहुत सारे विलेन हैं जिसको आप टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि सर ये अम्ल है या फिर क्या है, क्षारक है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। तो उसकी हमें जांच करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए कि आपका अम्ल होगा या फिर आपका क्षारक होगा, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो आपका पीएच स्केल होता है ये इस प्रकार का एक स्केल होता है, ठीक है ना। तो इस पे 14 अंक अंकित होते हैं। कितने अंक अंकित होते हैं, 14 अंक, 0 से लेके 14 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, और इसमें ऐसी इस प्रकार की पट्टियां होती हैं। कितनी पट्टियां होती है, 14 पट्टियां होती है। ठीक है, ये और ये साइड और ये बीच वाला, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि 2022 शायद 21-22 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएच स्केल के किनारों पर कौन से दो रंग होते हैं। ठीक है, पीएच स्केल के किनारों पर कौन से दो रंग होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब देना है। तो 0 और 14 तक आपके मान क्या होते हैं, अंकित होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका 7 लिखा हुआ ये होता है उदासीन। ये कैसा होता है, उदासीन, जिसका पीएच मान कितना हो, 7 हो, जिसका पीएच मान कितना हो, 7 हो, वे पदार्थ आपके क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब देखो जैसे जैसे मैं 7 से 0 की तरफ आता हूँ तो अम्लता का मान बढ़ता है, अम्लता का मान बढ़ता है। जैसे 5 6 है, 5 से जैसे जैसे मैं इधर आऊँगा 5 6 4 3 2 1 0, तो मैं इस साइड में आता हूँ तो अम्लता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी आपके पास विलेन है जिसका पीएच मान, एक का पीएच मान 4 है
एक का पीएच मान 6.5 है, तो दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा है? तो आप बोलोगे सर कौन सा होगा? 4, क्योंकि जिसका पीएच मान कम होगा उतना ही वो क्या होगा? अम्ल होगा। जिसका पीएच मान कम होगा उतना ही वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा, यानी उसमें अम्लता का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं 7 से 14 की तरफ जाता हूँ तो क्षारकता का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ता है? क्षारकता का मान बढ़ता है। तो ये देखो, यहाँ जो रंग होता है वो आपका नीला होता है, यहाँ जो आपका रंग होता है वो लाल होता है, और ये जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा रंग होता है। याद रह जाएगा, नीला, लाल, और यहाँ पर कैसा होगा? हरा रंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए उसकी मैं बात करूँ, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका पीएच मान आपको याद करना है। जैसे मैं अगर बात करूँ नींबू का, तो नींबू का जो पीएच मान होता है, एक तो नींबू होता है, ठीक है, नींबू का पीएच मान बात करूँ तो कितना होगा? 7.4। कितना होता है भाई? सॉरी 3.4 या फिर 3.76 भी बोल सकते हैं, 3.76। ठीक है। अगर मैं बात करूं सिरके की, किसी बात करता हूँ सिरका, तो सिरके का पीएच का मान मतलब जानेंगे पीएच क्या होता है आपका? एक स्केल होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी विलेन में पीएच सॉरी उसकी H+ आयन की सांद्रता को मापते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसके H+ आयन की सांद्रता को। सिरके का कितना होता है भाई? 2.2 होता है। ठीक है। और अगर बात करूं मैं टमाटर की, तो टमाटर का कितना होता है? 4.4। अगर मैं बात करूं रक्त की, तो रक्त का कितना होता है? 7.4। मुंह की बात करूं तो मुंह का होता है 5.5। और अगर मैं अम्लीय वर्षा की बात करूं, अम्लीय वर्षा की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है? 5.6। ठीक है। तो ये जो मैंने करवाया ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नींबू का जो पीएच मान होता है वो 3.4 बोलो या फिर 3.76 होता है। सिरके का कितना होता है? 2.2 होता है। टमाटर का 4.4 होता है। रक्त का 7.4 होता है। मुँह का 5.5 होता है। और अम्लीय वर्षा का कितना होता है? 5.6 होता है। ठीक है। अगर मैं कम बात करूँ कि सर कम किसका होता है सबसे कम, तो सबसे कम होता है बैटरी का। ठीक है। और सबसे अधिक किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे अधिक क्या होता है? पीएच मान होता है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ से कौन कौन से साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पीएच क्या है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अम्लीय व क्षार के विलयन की प्रास स्पष्ट करो। ये जो पूछा गया है कि अम्लीय, एक पूछा गया है अम्लीय विलयन और क्षार के विलयन, क्षार के विलयन की प्रास। ठीक है। प्रास का मतलब होता है इसके मध्य। तो अम्लीय विलयन और क्षार के विलयन का जो मध्य का जो मान है वो कितना है? 0 से आप बोल सकते हो 14 तक। जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारकता का मान बढ़ता है, और 7 से 0 की तरफ आते हैं यानी कम की तरफ आते हैं तो अम्लता का मान बढ़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में पूछा गया, और 2020 में भी शायद क्वेश्चन पूछा गया। ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। और कब पूछा गया भैया आपके? अभी एक में एक हो रह गया, दही में और बता देता हूँ। दही में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया लैक्टिक अम्ल वाला, ये 2024 में पूछा गया, और 2024 में ये पूछा गया आपका भगवान धन दिन दे। और अम्लीय वर्षा ये पूछा गया अभी 2016 में। अम्लीय वर्षा का ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। और ये चार जो है, 3 तो ये है, और एक साइड नींबू जठर रस आ गया, नींबू अच्छा जठर रस रह गया आपका ना। तो जठर रस का होता है, जठर रस का मान होता है 1.5।
ये चारों पूछे गए 2016 में, तो पूछे गए 2016 में सेम क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और संतरे वाला मैंने बता दिया। उसके बाद में रक्त का पूछा गया एक बार, तो जैसे जैसे होता है मैं बता देता हूँ, लेकिन ये याद रखना भाई, पी स्केल कैसे कहते हैं, ये सोरेंसन ने दिया था। पी का मतलब होता है पुरुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति। एच प्लस आयन है, फिर हाइड्रोजन के साथ होता है। ये आपका पी स्केल है, इसमें हरा रंग होता है, दोनों साइड में लाल और नीला रंग होता है। इसमें 14 अंक अंकित होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं क्षारकता का मान बढ़ता है, 7 से 0 की तरफ आते हैं अम्लता का मान बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। उदासीन के साथ जैसे आपका आशुद्ध जल है, कौन सा है, अशुद्ध जल, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 में यहाँ लिख देता हूँ, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, समथिंग 14 होता है। सबसे कम किसका होता है, बैटरी का होता है। नींबू गैस का पीएच मान कितना होता है, 7 पॉइंट, ऐसे ये लिख दो 7.36, सॉरी 3.76। सिरके का होता है 2.2, टमाटर का होता है 4.4, रक्त का होता है 7.4, मोए का होता है 5.5, अम्लीय वर्षा का कितना होता है 5.6 होता है, जठरस का कितना होता है 1.2। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जो आपका अशुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, आपका 7 होता है। अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि 2016 में पूछा गया रक्त में, ठीक है। टमाटर के अंदर भी पूछा, ये जो चारों है ये 2016 में पूछे गए, नींबू, सिरका, टमाटर और जठरस। अम्लीय वर्षा का 2016 में पूछा गया। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछा गया। अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये भी पूछा गया, ठीक है। पीएच स्केल के बारे में 2016 में पूछा गया। और इस पीएच स्केल के बारे में इसकी जो प्रास है वो 2020 में पूछे गए। तो कितने में से देखो कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपके अगर कंप्लीट होते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इसे आप उनको कर भी सकते हो, ठीक है। और अब मैं पढ़ता हूँ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का जो हमारा नया क्वेश्चन है वो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिंक के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ आपके पास क्या धातु, हाइड्रोक्साइड है। तो धातु या फिर आपके पास क्या है, हाइड्रोक्साइड है, क्षारक है। तो क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्षारक की किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो आपके पास बनता है लवण प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना, किसी भी क्षारक की धातु के साथ अगर आपने अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है, अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है, रासायनिक समीकरण में लिखनी है, रासायनिक अभिक्रिया भी लिखो, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्षारक आपके पास क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, धातु आपके पास क्या है, जिंक, धातु आपके पास क्या है, जिंक। तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। अब पूछा क्या गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया, ये तो आपकी अभिक्रिया है। ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हम जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं। तो जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एक लवण बनाता है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये पूछा गया कि अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है, तो आप बोलोगे भी
H2 गैस बनती है, और ये आपकी क्या है, स्पीकर, ठीक है, और ये आपका क्या है, लवण। तो याद रखना, कोई भी आपके क्षारक के अगर धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, बस इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए ये बताना है किस किस का उपयोग किस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला है जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ठीक है। दूसरा है खिलौनों व सजावट के सामान के लिए या सामान बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा जो आपका है वो है अरे स्वादिष्ट पकोड़े बनाने के लिए। कई हम तो आगे लगे पानी मुंह बंद रहा क्या सारा। और जो 4 नंबर है वो आपका क्या है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अब देखिए जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, विरंजक, ठीक है। खिलौनों व सजावट के सामान के लिए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। स्वादिष्ट पकोड़े बनाने के लिए धोना छोड़ोगे होगा, खाना छोड़ो, खाने का सोडा, और जल की स्थायी कठोरता को अरे कपड़ा धोआ अपा खारा पानी तो भी टमके यूज करो, साबुन यूज करो, सर्फ यूज करो, तो कौन सा, धोने का सोडा, धोने का सोडा जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। ये पूछा गया 2015। देखो भाई सूचक के बारे में भी बताया मैंने, ये क्या होते हैं, या तो कुछ पदार्थ होते हैं या फिर कुछ यंत्र होते हैं जो किसी विलयन में अम्लता या क्षारकता को प्रदर्शित करते हैं। तो संश्लेषित ये होते हैं भी सूचक दो प्रकार के, एक तो होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, ठीक है। इसमें एक गंधीय सूचक हो रहा था, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक की बात करूं जैसे लिटमस है, ठीक है, हल्दी है, हाइड्रेजिया के फूल है, ये सब तो आपके क्या प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। संश्लेषित सूचक की बात करूं जैसे मेथिल ऑरेंज है और फिनोल्फ्थेलिन है, फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। बात करूं गंधीय सूचक की तो जैसे वेनिला है, प्याज है और आपका क्या है, लौंग। तो ये आपके प्राकृतिक सूचक है, ये संश्लेषित सूचक है, और ये आपके क्या गंधीय सूचक। पूछा गया दो संश्लेषित सूचकों के नाम, तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ।
2022 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसका उत्तर पेपर में ही है, क्वेश्चन भी पेपर में और आंसर भी उसका पेपर में। बस जो बच्चा पढ़ा है, जो बच्चा कुछ पढ़ के गया है, उसने अगर पेपर को अच्छे तरह से पढ़ा हुआ तो उसको उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसी पेपर में मुझे मिल गए। तो तभी तो कहते हैं कि स्टार्टिंग के 10 मिनट हमेशा ही क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने चाहिए। आप क्या करते हो, ठीक है पेपर देखो, अरे को डमो क्वेश्चन मिलो का हाँ वो ठीक है वो अपना है थे बिना ले सुपड़ो कदर बिन करके छोड़ दो थाना ही है मेरे को नहीं अगला क्वेश्चन के पूछे है कोई मतलब नहीं है थाना वो पहला करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करो कि पहले आप उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, उसमें समझो कि कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, क्या पता उसमें से कोई क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ हो। तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं है। निम्न में से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं है। मैं बात करता हूँ क्रिस्टलन जल की। इसका मतलब ये होता है कि कोई आपके पास अगर रासायनिक सूत्र है, तो इसमें कितने जल के अणु है, जल के अणुओं की संख्या। ओके, कोई आपके पास अगर रासायनिक सूत्र है उसमें जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल कहलाती है। और आपके एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो मैं बतवाता हूँ कौन कौन से पूछे गए थे इसमें। तो इसमें एक तो था आपका धोने का सोडा, एक था आपका खाने का सोडा, एक था शायद प्लास्टोफेसियन पीओपी, और एक था आपका जिप्सम। ये थे भी आपके, ठीक है। आपका क्या था, एक तो धोने का सोडा था, एक खाने का सोडा होता है, और एक क्या था आपका पीओपी था शायद, और एक क्या था हाँ जिप्सम था, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2। इसका होता है NaHCO3, इसका होता है CuSO4.12H2, और इसका होता है CuSO4.2H2। बताओ किसमें जल के अणु नहीं है, तो जाहिर सी बात किसमें है, खाने के सोडे में। अपन बेरो है कि खाना बनाऊंगा तो खाना बनाऊंगा बिना पके कराना गरम, अरे गरम कराना नहीं चाहिए। एक चीज याद रखिए कि बिना जो नमी हो नहीं पा हमेशा क्या हो जाएगी दूध। अब नमी मतलब जल, तो जल के अणुओं को क्या कर देता है, क्या कर देता है, तो बताओ इन पाए कौन पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाता है। तो इसमें क्रिस्टलन जल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं इनके रासायनिक नाम की बात करता हूँ। रासायनिक नाम वे पूछे जाते हैं, यहाँ से याद रखना, ठीक है। ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये आपका कॉपर सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, ठीक है। लिख देता हूँ यार से हाइड्रेट, और ये आपका जिप्सम कॉपर सल्फेट। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये बात आता आपके जैसे सीएस डाले कौन दाता है खाना करके दापा दो बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अमल क्षार में अंतर लिखो। अमल व क्षार में स्वाद के अनुसार अंतर लिखो। अंतर लिखो, 2022 में पूछा गया है।
सीधे याद रखिए खट्टा हुआ है ऐसा कड़वा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत छे का कारण लिखो। दंत छे का कारण लिखो 2016 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया। ठीक है, दंत छे का कारण। दंत छे को मतलब वो है कि जब थे टाबर टाबर तो भी हो कि मोटियार थोड़ी हो गया बड़ेरा को नहीं है। ठीक है, तो मन मेरा था घनी चोरी चोरी चुपके चुपके चीनी खाई है। मिठाई नहीं खाई तो थान तो घर का देते हैं बेटे टाइम से मारे बड़ी खाई है चीनी। हालांकि थारों थोड़ा बहुत भी बड़ो हूँ लेकिन थारे कंपेयर में थोड़ा सा इस वक्त देखे है। हालांकि वो वक्त को नहीं पर बेहतरीन सुनो बढ़िया टाइम हो मजा आता। घर का अगर 10 रुपये की चीनी लाने भेज दें तो 9 रुपये की चीनी लाता 1 रुपये मारो बीच में कमीशन आया करता। ठीक है, तो बी कमीशन में बीच में चीनी भी खाता। घर गया देखे कि 12 गया थे थारे घर गान पूछ ले या फिर दादो जी यार बंग पूछ ले कि चीनी की विटामिन के अहमियत थी। घर का लोग और जाता कि केलों खा ले जा तो चीनी वगैरह खाते हैं या जो चॉकलेट वगैरह होती है वो हम क्या ज़्यादा खाते हैं। तो जिससे अब चॉकलेट वगैरह खाते हैं ना तो उसमें शर्करा पाई जाती है। ठीक है, शुगर होता है। अब शुगर क्या करता है मुंह में या मुंह का जो पीएच मान है उसको क्या करता है कम करता है। कम करने का मतलब अम्लता को बढ़ाता है। अब हमें पता है कि जब मुंह का पीएच मान कम होगा अम्लता का मान बढ़ेगा। हमें पता है कि अम्ल होता है, अम्ल जब किसी धातु के संपर्क में आता है तो उस धातु को क्या कर देता है कमजोर करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है भी। अब हमारे जो दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। अब ये जो अम्ल है वो इसके साथ क्या करेगा अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा अभिक्रिया। और अभिक्रिया करेगा तो इन दांतों को कमजोर कर देता है। क्या कर देता है कमजोर कर देता है। और कमजोर करने के बाद ये दांत जो होते हैं वो आपके भंगूर हो जाते हैं। भंगूर मतलब टूटने लगते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है दंत छेद का कारण लिखो। पूरा बता दिया है लेकिन एग्जामिनर ये नहीं मानेगा। बस बताना है कि मुंह का पीएच मान कितना कम हो जाता है ये कितना हो जाता है तो दंत छेद होना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना मुंह का पीएच मान 5.5 से कम अगर हो जाए तो हमें पता है कि सर मुंह में अम्लता का मान बढ़ेगा। अम्लता का मान बढ़ेगा जिससे जो लार होती है आपकी वो क्या बनेगी कम बनेगी क्योंकि लार क्या होती है क्षारीय की होती है। ठीक है, सदैव मूल का पीएच मान कितना होना चाहिए 5.5 से अधिक होना चाहिए या 5.5 के समथिंग होना चाहिए जिससे हमारे जो लार है वो प्रॉपर रूप से बनती रहे। ये जो लार जो होती है वो मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करती है जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, 5.5 से कम होता है तो अम्लता का मान बढ़ता है और अम्लता का मान बढ़ता है तो हमें पता है कि हम अम्ल जो है वो धातु के संपर्क में आता है तो उसे क्या करता है कमजोर करता है। तो हमारे जो दांत के इनेमल होते हैं वो किसके बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ये क्या हो जाते हैं कमजोर यानी भंगूर होने लगते हैं टूटने लगते हैं। तो ये आपका दंत छेद का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिलान करो। क्या करो मिलान करो। मिलान करो। कॉलम ए दे दिया और कॉलम बी दे दिया। ठीक है, कॉलम ए में आपको दे दिया जिप्सम, फिर दे दिया आपको विरंजक चूर्ण, फिर आपको दे दिया पीओपी और फिर दे दिया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ठीक है, यहाँ पर उनके रासायनिक सूत्र दे दिए। जैसे एक तो दे दिया NaCO3 CuSO4 डॉट 2H2। यहाँ पर दे दिया CaOCl2 और यहाँ पर दे दिया आपको CuSO4 डॉट 1/H2 ये दे दिया। बताओ जिप्सम
याद रखना जिप्सम और पीओपी दो चीज याद रखना, दोनों एक जैसे होते हैं। जिप्सम में तो दो जल के अणु होते हैं, और व्यंजक सोलन में सॉरी प्लास्ट ऑफ पेरिस में कितने होते हैं, हाँ, तो ये इसके साथ मिलान हो जाएगा। आपको जो होता है पहले उसको मिलान कर लो, ये दो इसके साथ होगी। बेकिंग सोडा पेपर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और व्यंजक सोना आपका CaOCOl CaOCl2। इसका जो रासायनिक नाम याद रखना, रासायनिक है ना, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है। इनके मैंने बता दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और इसका हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, इसी ये 2016 में पूछा गया, 2016 में 2022 में 2022 में इसके अथवा में और पूछा गया एक क्वेश्चन। अथवा में ये पूछा गया कि नींबू, सिरका और जठर रस और टमाटर दे दिए और उसको इस साइड में पीएच मान दे दिया। तो मैंने भी बताया था कि सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2 होता है, जठर रस का कितना होता है, 1 होता है, टमाटर का कितना होता है, 4.4 होता है, और रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। मूठे का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है, और अम्लीय वर्षा का कितना होता है, 5.6 होता है, ठीक है। तो ये मैंने भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, तो मैंने बताया था एसिटिक अम्ल होता है, 2023 में पूछा गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ थे ना, क्लास में तब शुद्ध हो गया, ठीक है, बिन बिगाड़ने जाना है, या फिर एकदम जम्मा शुद्ध है गाबर को, समझो, जम्मा गाबर को शुद्ध, बिन दुनियादारी में कोई मतलब नहीं, खुद उस समित है, क्लास में आ गए, पढ़ लियो गए, चलेगा। अब अपन मेरे का दुनिया बड़ी जालिम है, ठीक है। अगर जैसी दुनिया वैसे बनकर अगर हम नहीं रहे तो हम अपना खुद का फायदा लोगों को दे रहे हैं, और लोग हमारा फायदा उठाएंगे, और जब लोग हमारा फायदा उठाएंगे फिर खटे कूड़े में बैठे रोता रहे ऐसे, ठीक है। तो जैसी दुनिया है वैसे बन के रहो, झूठे ही सही, ठीक है ना। तो अब जब गाबर को आदमी एक सुनो, थोड़ा सा तेज होना, तो तेज होना था तो वो खुद तो कभी इम्प्लीमेंट हो ही बन अंदरों, तो वो थार पर जरूरत पड़े। तो इन मतलब वो है कि अगर मान लो एक तो दूसरा मान लो अगर थार पर वो जम अड़वा दी, जब तक कोई क्लास में ना हो तो 3 बार पंखा ताड़ी मोड़ के पची गाल दो, हो नहीं सा। थाने कंट्रोल करने खातिर क्या चाहिए कि थार पर कोई को दूसरा उड़ चाहिए या फिर ठंडो आदमी चाहिए। थार पर कोई चाहिए तो वो थाने बेरे सीधी बात है कि ले दे कर ले, वो अब ले दे कर थे वापस भी नशा में दे लूँगा, तो इन लोगों को ठंडो आदमी चाहिए तो थाने समझाओ। तो सेम बात है, अगर मान लो कोई अमल है और अमल की अभिक्रिया अगर किसी क्षार के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है, प्लस क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लवण और जल बनता है क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। स्पष्ट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लवण और जल बनता हो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसमें एक अम्ल होता है और एक क्या होता है, क्षारक, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, क्या बना, लवण, क्या है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच स्केल हो गया, 2016 पूछा गया है, मैंने करवा दिया। बेकिंग पाउडर के 2 मुख्य घटक, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर के मुख्य घटक, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर के जो मुख्य घटक है 2 होते हैं, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी
सोडियम बाई कार्बोनेट होता है और साथ में क्या होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये दो बेकिंग पाउडर के क्या होते हैं घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रबल अम्ल वह प्रबल क्षारक बताइए। मुझे 16 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आपको दे दिया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दे दिया वह HCl। इधर दे दिया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैं बात करता हूँ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में। प्रबल अम्ल कौन सा होता है और प्रबल क्षार कौन सा होता है? याद रखना, कोई भी अगर आपके पास विलेन है और विलेन के अंदर अगर H प्लस आयन की मात्रा अधिक है, आयन की मात्रा क्या है अधिक, क्या होगा प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार क्या होगा, हमें पता है क्षार कौन से होते हैं जिसमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन की मात्रा अधिक है, वो आपके क्या होंगे प्रबल क्षारक होंगे। तो एसिटिक अम्ल और HCl, CH3COOH HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है प्रबल अम्ल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और CaOH2। तो ये आपका प्रबल क्षारक होता है। तो ये दुर्बल अम्ल है और ये आपका क्या दुर्बल क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा की मैं बात करता हूँ। अम्लीय वर्षा कब होती है? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 2016 में, ठीक है। अम्लीय वर्षा कब होती है? जब प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण होता है तो इसमें क्या होते हैं जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, कुछ अम्ल क्या होते हैं अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। या अगर मैं बात करूं कि वर्षा होगी तो हमें पता है कि वर्षा के साथ क्या होता है H2O। अब जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है, जैसे हमने पेट्रोलियम पदार्थ जलाए तो जिससे क्या बनता है सल्फर होता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ट्राइऑक्साइड बनाता है। कार्बन को जलाते हैं, जैसे हम जैविक पदार्थों को जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्साइड हो गई। ये ऑक्साइड क्या करते हैं H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं H+ आयन। और H+ आयन उत्पन्न करते हैं तो हमें पता है कि वातावरण में अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। तो इसके साथ जैसे ही H+ आयन क्या बनेगा H3O हाइड्रोनियम आयन बनेगा, क्या बनेगा हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो आपकी वर्षा कहलाती है ये आपकी अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा यानी जब वर्षा का pH मान, वर्षा का pH मान कितना होता है 5.6 से, जब वर्षा का मान जब वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो कौन सी वर्षा होती है अम्लीय वर्षा होती है। तो इसमें अम्लीय ऑक्साइड की अगर बात करूँ तो जैसे SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये याद रखना भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में उपस्थित अम्ल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, बताया मैंने दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पीओपी का रासायनिक सूत्र भी बताया थोड़ी देर पहले, रासायनिक नाम भी बताया मैंने। पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है CuSO4.1H2O, ठीक है। फिर पूछा गया जल मिलाने पर पीओपी कठोर क्यों हो जाता है।
ये जो पीओपी है इसमें जैसे हम क्या मिलाएंगे, जल, तो ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही जल के साथ अध्ययन करता है तो ये अघुलनशील बन जाता है। बस इतने बताना है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। गुड आ गया, बोलने लगना कि सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। आज के साथ में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका शायद क्या क्वेश्चन है अभी, हाँ, ये जो आपका केक और इसके साथ क्या है भैया यार, हाँ, केक जो होता है वो मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है, मुलायम व स्पंजी क्यों हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि केक है तो बेकिंग सोडा होगा इसके अंदर, तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस इसके साथ में क्या होगा, टार्ट्रिक अम्ल। जब ये दोनों विक्रिया करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसके कारण ये क्या हो जाता है, मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतने ही काफ़ी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो साथियों के साथ शेयर करो, भी सब्सक्राइब बढ़ाया करो, कि थोड़ा बहुत तो कर दो, हमारा काम है। तो ठीक है, फिर आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।